वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा हम लोग टॉपिक कर रहे थे ग्रेविटेशन के ऑलरेडी 4 पार्ट्स जो हैं हमने इस सीरीज़ के बनाकर वो ख़त्म कर दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने नई सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें आप पहली बार सुन रहे थे और बहुत सारे नए कंसेप्ट्स आपने डिस्कस किए हैं। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ग्रेविटेशन का 5th पार्ट है, जिसमें मैं आपको मास और वेट के बारे में बात करूँगा। देखिए, ये शुरू करने से पहले ये कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो आपने बड़ी बार देखे होंगे। मैं आपको सच बताऊं तो जब मैं इस स्ट्रक्चर को देखता हूं तो मुझे अपने बचपन का ध्यान आता है, क्योंकि हम जब छोटे थे तो जब भी किसी दुकान में जाते थे तो इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है मेजर करने के लिए, वे करने के लिए यही चीज़ें जो हैं ये अवेलेबल होती थी। आज भी बहुत सारी दुकानों में, अगर आप गांव की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी दुकानों में ये अवेलेबल है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो इसकी जगह जो है इस तरह के स्केल्स ने ले ली। ओके, समय बीतने के साथ साथ क्या है, सिस्टम चेंज हुए और इस तरह के स्केल्स जो है आ गए, और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चेंजेस आएंगी। तो ये बीम बैलेंसेस हैं, ये बीम बैलेंस है। बीम बैलेंस तो आप समझते होंगे। आपके पास एक स्टोन होता है, सपोज करिए 1 kg का, और यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ में, किसी लिफाफे में या किसी में भी आपको यहाँ पर डालकर शुगर तोल कर जो है वो दी जाती थी। तो ये है, इसको हम कहते हैं डबल पैन बीम बैलेंस। और ये तो एक सिंपल बीम बैलेंस है जिसके बारे में आपने सुना भी होगा और इसको आपने देखा भी होगा। ये भी अब बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। एक और बीम बैलेंस होता है जो अक्सर हमें देखने को नहीं मिलता, ये सिंगल पैन बीम बैलेंस होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। टॉपिक है मास। मैंने आपको मास करवाने से पहले बीम बैलेंस के दर्शन करवाए। आपने देखा, मैंने आपको पहले बीम बैलेंस के बारे में बताया। तो ये जो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये जो डिवाइसेस आप देख रहे हैं, ये मैंने ऐसे ही नहीं दिखाए। एक्चुअली जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं मास, इस टॉपिक का इन फिगर्स के साथ रिलेशन है। वो आपको जल्दी ही पता लगेगा क्या रिलेशन है। आप देखिए, मास क्या होता है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, मास जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी है। आपने बड़ी बार इसके बारे में सुना होगा। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m का मतलब हो गया मास। ठीक है, और ये क्या होता है, कैसे आप इसको डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। सो व्हाट इज मास? मास इज डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m and is defined as the quantity of matter in the body। ठीक है जी, तो मास क्या है? मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। मतलब अगर सपोज करिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी को बनने के लिए कितने मैटर का इस्तेमाल किया गया है, कितनी क्वांटिटी मैटर की जो है वो इस्तेमाल में लाई गई है, ये है, दिस इज नोन एज मास। ठीक है जी, मैं फिर से बता दूं, सपोज करिए ये एक बॉडी है और इस बॉडी को बनने में कितना मैटर जो है इस्तेमाल में आया है, दिस इज नोन एज मास। इसको हम बोलते हैं मास। ओके, मास के बारे में एक और चीज मैं बता दूं, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको याद होगा स्केलर क्वांटिटी, मैंने जब फिजिक्स शुरुआत की थी इस चैनल पे, तो सबसे पहला जो टॉपिक मैंने आपको बताया था वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था, जिनमें वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में मैंने बताया था। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा उनके लिए मैं बता देता हूँ स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड। ओके, विद मैग्नीट्यूड। जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं और साथ में बात करते हैं केवल मैग्नीट्यूड की, तो हम कहते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ये क्या है? दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें आप केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। आप स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की बात
बिल्कुल नहीं करते। ठीक है जी। देखिए दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या मैंने आपको बताया, डायरेक्शन। ठीक है। लेकिन जब आप स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो आप केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, आप डायरेक्शन की बात बिल्कुल नहीं करते। ठीक है जी। मैं फिर से बता दूं, स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें हम केवल मैग्नीट्यूड का जिक्र करते हैं, हम डायरेक्शन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि डायरेक्शन उसमें होता ही नहीं है। और जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उस तरह की क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। खैर आगे चलते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं मास क्या है। मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर in the body. It is defined as quantity of matter in the body. It is a scalar quantity and is always a constant. It is always a constant. Okay? मैं फिर से आपको बता दूं मास क्या है। मास एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से, डिफाइन करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर। It is a scalar quantity. It is always constant and always remember it can never be zero. ये कभी भी जीरो नहीं होता है। मास एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी, डिफाइन करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट और इट इज नेवर जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होता। और एक और बात बताता हूं, वो भी ध्यान दीजिएगा, measure of inertia of a body. It can also be defined as measure of inertia of a body. It is also considered as measure of inertia of a body. इसका मतलब क्या है, आप इस बात को समझिएगा। मतलब ये कि इनर्शिया को समझना हो तो मास को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। आप इसमें एक बात याद रखिएगा, ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मास जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा, या इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा मास उतना ज़्यादा होगा। ठीक है जी। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, defined as the quantity of matter. It is a scalar quantity, always a constant and can never be zero. Defined as the measure of inertia of a body. Greater the mass, greater the inertia and vice versa. और इसके अलावा एक और बात मैं बता दूं, जैसा कि आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ है, अगर एक ये बॉडी है, इसके पास एक ये बॉडी है, तो ये सारी बॉडीज़, ठीक है, ये आप एक बॉडी ले रहे हैं, ठीक है जी, दूसरी बॉडी आपने ये ले ली, ठीक है जी, तीसरी बॉडी सपोज करिए ये ले ली। अब ये सारी बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई इंपैक्ट तो एक दूसरे के ऊपर डालेंगे ही। लेकिन मास में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होगा कि इस बॉडी का मास जो है, से ये बॉडी है बी, ये बॉडी है ए, ये बॉडी है सी, हम ऐसा नहीं कह सकते कि बी का मास जो है वो ए के कारण उस पर कोई चेंज आ सकता है, या सी का मास जो है उस पर ए और बी से लगने वाली फोर्स के कारण कोई चेंज आ सकता है। ऐसा नहीं हम कह सकते। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय अ कॉमन बैलेंस, दैट इज़ बीम बैलेंस, और इसका यूनिट जो है वो भी आपने याद रखना है, वो है किलोग्राम, जिसको आप केजी कहते हैं। देखिए कितना सिंपल था। मैं फिर से आपको बता दूं, व्हाट इज मास? मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, is defined as the quantity of matter in the body. It is a scalar quantity, always constant, can never be zero, and can be defined as measure of inertia of a body. Greater the mass, greater the inertia, and vice versa. Mass is not affected by the presence of other bodies near it, but एक और चीज आपने याद रखनी है, it is always measured by a common balance, that is beam balance. Its SI unit is kg. I'm sure कि ये आपको समझ आया होगा। सिंपल था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें किसी भी प्रकार की आपको परेशानी हो। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अब बात करते हैं हम एक और टॉपिक की, वेट की। देखिए मैं वेट की बात कर रहा हूं, लेकिन वेट की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। आपको याद होगा, आपने पढ़ा है कि फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब आप अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के द्वारा किसी बॉडी पर लगने वाली फोर्स जो उसको अपने सेंटर तक खींचती है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, आपने पढ़ा हुआ है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। ठीक है जी, मास और एक्सेलरेशन, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू m इंटू जी। मैं फिर से आपके लिए बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा।
आपने पढ़ा है फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब सिंस हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, यानी कि अर्थ के द्वारा किसी बॉडी पर लगने वाली फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो स्मॉल ए है इसको आपको रिप्लेस करना होगा किससे, स्मॉल जी से, क्योंकि आप यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे। ठीक है, तो एक और बात आपने याद रखनी है, और वो क्या है, वो ये है कि ये जो फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो अर्थ किसी बॉडी के ऊपर लगा रही है और उसको अपने सेंटर तक खींचने की कोशिश कर रही है, इसी को हम बोलते हैं वेट। वी कॉल इट वेट। हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट वेट, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। सिंस F इज इक्वल टू ma, therefore W इज इक्वल टू m इंटू G। ओके, चलते हैं, आपको फिर से ये बात समझाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है और आप देख पा रहे हैं, फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो हम इसको F इज इक्वल टू ma लिख सकते हैं। अब केस है अर्थ का, तो एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होना चाहिए। तो ये जो ए आप देख पा रहे हैं, इस ए को हम रिप्लेस कर देंगे और वहां पर उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, जी लगा देंगे। ठीक है, और फोर्स की आप बात कर रहे थे, वो फोर्स जिससे अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर तक खींच रहा है। और अगर आप डेफिनेशन को देखेंगे तो आपको पता लगेगा, ये डेफिनेशन जो है वो भी यही बोल रही है, वो भी फोर्स की बात कर रही है, और एक ऐसे फोर्स की बात कर रही है जो किसी बॉडी को अपने सेंटर तक खींच रहा है। लेकिन अगर आप टाइटल देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसका टाइटल तो वेट है। ओके, यानी कि ये फोर्स जिससे एक अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, वो फोर्स ही एक्चुअली वेट है। वही फोर्स जो है वो क्या है, वो वेट है। तो हम क्या करेंगे, हम इस F को रिप्लेस कर देंगे W से, तो आपके पास बन गया W इज इक्वल टू mg। सिंपल था मेरे ख्याल में, मैं फिर भी एक बार आपके लिए रिपीट करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ओके, फोर्स जिससे अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर तक खींच रही है, हम उसको बोलते हैं क्या, वी कॉल इट वेट। डेफिनेशन में आपने देखा, यानी कि इस F की जगह मैं W लिख सकता हूं, मास तो चेंज नहीं हो सकता, और सिंस हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी की, तो एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू m इंटू जी जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा किसका, वेट का। आगे हम बात करते हैं वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। अब सपोज कर लीजिए कि हम बात कर रहे हैं किसकी, एक ऐसी बॉडी की जिसका मास जो है वो 1 kg। तो मास अगर 1 kg है, तो आप देखिए, मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। W जो है वो आपने देखा, W जो है वो m इंटू जी के बराबर है। ठीक है जी, फिर से आप देख लीजिए, W जो है इट इज इक्वल टू m इंटू जी। ओके, मास आपको कहा गया इट इज इक्वल टू 1 kg। ओके, आपने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके, तो आपने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया कि मास जो है वो 1 kg है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जब आप बोलते हैं W इज इक्वल टू m इंटू जी, तो वो जो है इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट, W इज इक्वल टू 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, यही होगा। और इसका मतलब है कि ये जो है ये अब क्या बनने जा रहा है, इट इज गोइंग टू बिकम, W इज गोइंग टू बिकम, W इज इक्वल टू 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, अब एक चीज आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है, और वो चीज क्या है मैं आपको बता देता हूं। वो ये है कि अगर आप बात करते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, ओके, अगर आप बोलते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो आपको याद रखना है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 न्यूटन। इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। रिमेंबर, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज व्हाट, इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ये आपने ध्यान में रखना है आपने।
ठीक है, ये लिखा हुआ है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। इसका मतलब है ये आपके पास क्या बनने जा रहा है, इट इज गोइंग टू बिकम 9.8 न्यूटन, क्योंकि ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपने कहा कि 1 न्यूटन के बराबर है, तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा और ध्यान से इसको समझिएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आपने पढ़ा कि W जो है इट इज इक्वल टू M इंटू जी, और M है आपका 1 kg, ठीक है जी। G है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बिकम 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। इट इज गोइंग टू बिकम 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक जो चीज मैंने आपको बताई वो ये थी कि आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1 न्यूटन के बराबर, ठीक है जी। ऑलवेज रिमेंबर इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। दैट मीन्स ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह आपको न्यूटन यूज करना पड़ेगा। 9.8 तो सेम रहने वाला है, ये तो 9.8 ही रहेगा, लेकिन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा, ठीक है जी। तो जब भी मास किसी बॉडी का 1 kg होगा तो उस बॉडी का वेट जो है वो होगा 9.8 न्यूटन। यहां से दो चीजें आपको पता लगी। एक ये कि जब भी कोई बॉडी आप बोलते हैं जिसका मास जो है 1 kg होगा, ठीक है, तो उसका वेट जो है वो क्या होगा, 9.8 न्यूटन। और दूसरी बात आपको क्या पता लगी, आप इस स्टेटमेंट से आपको क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि जो SI यूनिट होता है वेट का, ठीक है जी, वेट का जो SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है जी। यही होता है SI यूनिट किसका, वेट का। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक बार, ये तो मैं आपको करवा चुका हूं वेट ऑफ अ बॉडी, यह भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। ये कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे आपकी लैब में, ये तस्वीर आपको ये जो डिवाइस है ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस, वी कॉल इट स्प्रिंग बैलेंस। एंड स्प्रिंग बैलेंस इज द डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन मेजर वेट, ठीक है। वेट को मेजर करने के लिए इसी डिवाइस का यूज किया जाता है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये कॉमन डिवाइस है, आजकल बहुत ज़्यादा यूज में भी लोग लाते हैं, अपने घरों में भी इसका यूज़ किया जाता है आजकल। तो पहले सिर्फ ये चीज़ें जो हैं आपको लैब्स में ही देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल लोग घरों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। खैर देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आजकल तो डिजिटल स्प्रिंग बैलेंसेज आते हैं, और ये डिजिटल स्प्रिंग बैलेंस है। इसका मतलब ये है कि आप इस हुक के साथ अगर जो भी सामान आप यू वांट टू वे, आप उसको टांगेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर आपको उस सामान का वेट जो है वो एक्चुअली पता लग जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं वेट एक्चुअली क्या है। फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय W, एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, और एक खास बात है इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज एन इम्पॉर्टेंट सेंटेंस, इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से आपको बता दूं, मैंने ये बताया आपको, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इसका क्या मतलब है, वेट जो है वेरिएबल होता है। क्यों वेरिएबल होता है उसका रीजन मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए अभी मैं बताने जा रहा हूं कि ये वेरिएबल क्यों होता है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, आपको ध्यान से इनको समझना है, ठीक है। मैं पहली सेंटेंस को, पहले जो आपके लिए नोट मैंने लिखा है वो आप ध्यान से समझिएगा। M एक कांस्टेंट है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर जगह पर स्मॉल g की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, बिल्कुल सेम नहीं होती, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन वो चेंज इतना नेग्लिजिबल होता है कि हम उसको सेम ही लेते हैं। मतलब ये कि अगर आप इक्वेटर के पास रहते हैं तो वहां पर स्मॉल g की वैल्यू डिफरेंट है, अगर आप पोल के पास रहते हैं
तो स्मॉल जी की वैल्यू वहाँ पर डिफरेंट है। तो डिफरेंस जो है, ये तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा आपको एक जगह और दूसरी जगह के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस ले लिया है ना। पोल और इक्वेटर के बीच का डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप एक जगह पर रह रहे हैं, सपोज करिए किसी सिटी में रह रहे हैं, से यू आर रिजाइडिंग एट दिल्ली, एंड आप दिल्ली से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, 100 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो वहां पर भी स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है, लेकिन वो डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हम वहां पर सेम ही वैल्यू जो है वो लेकर काम चलते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो, मैं फिर से आपके लिए ये बात रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, स्मॉल एम की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो किसी एक जगह पर वो भी कांस्टेंट होगी। सपोज करिए ये आपके पास ए एक पोजीशन है, सपोज करिए ये जगह है ए, तो इस जगह में, इस पूरी जगह में ए की वैल्यू जो है वो सेम ही ली जाती है। तो हम इसलिए कहते हैं कि ए जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। इस एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में ए जो है वो हम कांस्टेंट ही लेते हैं। ठीक है जी। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्मॉल एम की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह में स्मॉल जी की वैल्यू भी हम कांस्टेंट लेते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान दे सकते हैं, देख सकते हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लेसेस में। अब जब हम कह रहे हैं कि स्मॉल जी एक जगह पर कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब है अगर आप लेते हैं W इज इक्वल टू एम जी, तो आप W इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम भी ले सकते हैं, क्योंकि आप तो खुद कह रहे हैं कि स्मॉल जी जो है उस जगह पे कांस्टेंट है। वैसे उस जगह पर M भी कांस्टेंट है, उस जगह पर G भी कांस्टेंट है। तो अगर आप लिखना चाहें W इज इक्वल टू एम जी को, तो W इज प्रोपोर्शनल टू M भी लिख सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा W की वैल्यू बढ़ जाएगी, जैसे जैसे मास कम होगा W की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब है किसी एक पर्टिकुलर जगह पर एट अ गिवन प्लेस वेट कैन बी टेकन एज अ मेजर ऑफ मास एंड वाइस वर्सा। यही कारण है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, जिस भी एरिया में आप होंगे, उस एरिया में मास जो है उसको वेट का मेजर जो है माना जा सकता है, या वेट को मास का मेजर जो है माना जा सकता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि वेट और मास जो है वो दोनों जो है वो सेम है। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं, लेकिन कहां पर बोल सकते हैं? एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। तो मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्मॉल एम की वैल्यू भी सेम होती है, और उस एरिया में आप स्मॉल जी की वैल्यू भी सेम लेते हैं। तो यानी कि उस एक पर्टिकुलर एरिया में स्मॉल जी कांस्टेंट है, स्मॉल जी की वैल्यू कांस्टेंट है। स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। आपको याद होगा, हमने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि पोल पर जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है, इक्वेटर पर स्मॉल जी की वैल्यू वो नहीं होती, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अब आपने पढ़ा W इज इक्वल टू एम जी है, तो आप खुद ये भी कह रहे हैं कि स्मॉल जी भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है आप स्मॉल जी को हटाएंगे तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, W इज प्रोपोर्शनल टू M, यानी कि M के साथ W की वैल्यू भी चेंज होगी, मास के साथ वेट भी चेंज होगा, या वेट के साथ मास भी चेंज होगा, जैसे भी आप बोल सकें। ये तो था पहला नोट, दिस इज द फर्स्ट नोट। ओके, एक और नोट आप ध्यान दीजिएगा उस पर भी, यह है फर्स्ट नोट। ओके, अब ये है सेकंड नोट। सेकंड नोट में क्या है? अब अगर ये था किसी एक जगह के लिए, फॉर अ प्लेस, फॉर अ सर्टेन प्लेस, ठीक है। Now for a different place, small g is different. For a particular place, small g is same. For a different place, small g is different. तो इसका क्या मतलब है? W changes from place to place. इसका मतलब है कैपिटल W की वैल्यू, यानी कि वेट की वैल्यू जो है जगह से जगह चेंज होती रहती है। एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर में क्या होने वाली है? स्मॉल g इज इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली वहाँ W भी 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा कि W जो है वो किसके बराबर होता है? W इज इक्वल टू एम जी। और अगर आप G को 0 ले रहे हैं, क्या स्मॉल m को तो 0 ले नहीं सकते, स्मॉल g को अगर आप 0 ले रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 0 ले रहे हैं, तो आपके पास W भी 0 हो जाएगा डेफिनेटली। इंटरप्लैनेटरी स्पेसेस में, इंटरप्लैनेटरी स्पेस में
क्या होता है, वहाँ पर भी स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो इसका मतलब है वहाँ पर भी वेट जो है 0 है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने इस स्लाइड को 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है। यहाँ पर स्मॉल जी एट अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, ये है, और स्मॉल जी एट डिफरेंट प्लेस। यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस में है और यहाँ पर किसी और प्लेस में है। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आया होगा। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब जो मैं आपके सामने प्रूव करने जा रहा हूं, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ये बड़ी मज़ेदार बात है। आप लोगों ने मुझे देखा नहीं है, आप लोग मुझे देख नहीं पाए, क्योंकि मैं जो भी लेक्चर्स दे रहा हूं, मुझे ये स्लाइड्स वाला लेक्चर जो है आजकल बड़ा इन्फ्लुएंशियल लगता है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे मैं ग्रो करूंगा आपके साथ, तो वैसे वैसे और भी शायद चेंजेस आएंगी। तो तब शायद मैं आपको कुछ चीज़ें और ज़्यादा अच्छे ढंग से सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन हमारा ये चैनल जो है वो थोड़ा सा ग्रो करेगा और हम बहुत कुछ जो है नई चीज़ें जो है हमें सीखने को मिलेंगी। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि किस तरह से मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मेरा वेट जो अर्थ के ऊपर है और जो मून के ऊपर है या किसी भी और जगह पर है वो डिफरेंट है। तो उसके लिए हम एक केस ले रहे हैं अर्थ का और दूसरा केस ले रहे हैं मून का। तो आपको मैं बताऊं, अगर मेरा वेट जो है अर्थ के ऊपर ये 60 kg है, ठीक है, तो अगर आपका वेट जो है अर्थ के ऊपर 60 kg है, तो मून के ऊपर यानी कि अर्थ के ऊपर अगर आप 60 kg के हैं तो मून पर आपका वज़न जो है मैं आपको बता दूं ये 10 kg होने वाला है। अब इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से समझिएगा। अगर स्मॉल m जो है मास है किसी बॉडी का और me जो है वो मास ऑफ अर्थ आप लेते हैं और mm जो है वो मास ऑफ आप मून ले रहे हैं। देखिए मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, स्मॉल m जो है ये एक बॉडी है। सपोज कर लीजिए मैं, ठीक है, ये मेरी बॉडी है, मेरा मास जो है वो स्मॉल m है। me से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मास ऑफ अर्थ को, ओके, और mm से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मास ऑफ मून को। फिर से ध्यान से सुनिएगा, स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, मास ऑफ अ बॉडी को। यहां पर मास ऑफ अ बॉडी मैं अपनी बॉडी को ले लेता हूं। m ये है मास ऑफ अर्थ, me जो है वो मास ऑफ अर्थ है और m जो है वो है मास ऑफ मून। तो यहां पर 3 बॉडीज की जिक्र की गई है। उनमें से एक बॉडी तो वो है जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी 2 बॉडीज जो हैं वो कौन सी है, मास ऑफ वो है अर्थ और दूसरा है मून, ठीक है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो है मास ऑफ अ बॉडी, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात देख लीजिए, अब रेडियस ऑफ अर्थ जो है उसको आप RE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रेडियस ऑफ मून को आप RM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। रेडियस ऑफ अर्थ जो है उसको आप RE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रेडियस ऑफ मून को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, RM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, कौन सा ऑब्जेक्ट, जिसका मास जो है वो स्मॉल m है। तो अभी आप बात कर रहे हैं वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ या वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, तो वो किसके बराबर होगा, इट मस्ट बी इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी अपॉन RE स्क्वायर, ठीक है जी। तो वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ जो है यह है वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ। तो मैं फिर से बता दूं, वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं WE से, और वो किसके बराबर होगा,
आपको पता है फोर्स जो है GMM अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ पर कैपिटल G तो वो कांस्टेंट रहेगा ही, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मास ऑफ अर्थ m1 हो गया मास ऑफ अर्थ, और m2 जो है यहाँ पर उसको आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करें मास ऑफ बॉडी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज, तो वो तो सिंस ये अर्थ के ऊपर है तो रेडियस ऑफ अर्थ ही होगा RE का होल स्क्वायर। तो WE इज इक्वल टू GME m अपॉन RE स्क्वायर। ये तो पहला केस है जहां पर आप वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं वेट ऑफ द सेम बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ मून। तो वो क्या हो जाएगा, वो तो G मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ बॉडी अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ठीक है जी, कुछ इस तरह से होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। वेट ऑफ मून इज इक्वल टू G मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ बॉडी अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ठीक है जी, तो आपने दो चीजें निकाली। आपने जो पहली चीज निकाली वो क्या थी, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, एंड इट वाज G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी अपॉन RE का स्क्वायर। ये तो पहली चीज थी जो आपने निकाली। और दूसरी चीज क्या निकाली थी, वो था वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून, वो आपका निकला था G मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ बॉडी अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। यही होगा। तो आपने दो चीजें देखी। आपने पहले निकाला वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, अब आपने निकाला वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ मून। ठीक है जी, इन दोनों को आपने निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का रेशो लेंगे। चाहे आप WE को WM से डिवाइड करें या WM को WE से डिवाइड करें, चाहे मैं फिर से आपको बता दूं, आप चाहें तो WE को WM से डिवाइड कर सकते हैं, या आप चाहें तो WM को WE से डिवाइड कर सकते हैं। आप किसी तरह से भी ले सकते हैं, आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, कैलकुलेशन जो है वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो इन दोनों का जब आप रेशो लेंगे, किसका मैं आपको फिर से बता दूं, WE और WM का जब आप रेशो लेंगे, ठीक है, या WM का और WE का जब आप रेशो लेंगे, तो वो आपका रेशो जो है वो 0.165 होएगा। आप करके देखिएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.165 होगा, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/6 बन जाएगा। ठीक है, ये कैसे होने वाला है मैं फिर से आपको बता देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने वेट ऑफ अर्थ निकालना है, कैसे आपने वेट ऑफ मून निकालना है। फिर मैंने आपको बताया कि आपको उन दोनों का रेशो लेना है। जब आप दोनों का रेशो लेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। सब कुछ जब आप कटिंग वगैरह कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की फिगर्स जो हैं आपके सामने आएंगी, और आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास 1/6 आ जाएगा। तो आप देखिए आपके पास क्या आ रहा है, WM अपॉन WE इज इक्वल टू 1/6। ठीक है जी, फिर से देख लें, WM अपॉन WE इज 1/6, ये आ रहा है। अब मैं इस WE को उधर ले जाऊंगा तो ये आपके पास क्या बनने वाला है, WM इज इक्वल टू 1/6 WE। तो ये तो आपको याद होगा कि ये था वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ मून, ये था वेट ऑफ बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो आपका आया वेट ऑफ बॉडी ऑन सर्फेस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ बॉडी ऑन सर्फेस ऑफ अर्थ। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, और ज़्यादा कुछ नहीं है, आप बड़े आराम से इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से सॉल्व किया गया, मैं आपको बता दूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, जो मास ऑफ मून है यहाँ पर और मास ऑफ मून है यहाँ पर सेम है। तो मास ऑफ अर्थ जो है, मास ऑफ अर्थ आप याद रखिएगा, मास ऑफ अर्थ जो है इट इज अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम्स मास ऑफ मून। ओके, तो क्या किया गया, मास ऑफ अर्थ की जगह 100 मास ऑफ मून रख दिया गया। एक और चीज आप याद रखिएगा, जो रेडियस ऑफ अर्थ है, जो
रेडियस ऑफ अर्थ है, इट इज अबाउट 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून। तो यहां पर देखिए, जहां पर रेडियस ऑफ अर्थ है वहां पर 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून रख दिया गया। आप सॉल्व कीजिए और देखेंगे कि बड़े आराम से ये सॉल्व होकर ख़त्म हो जाएगा। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। मैं फिर भी आपकी हेल्प के लिए इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ जब आपने दिया तो कुछ ये चीज़ बन गई, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो आपने यहां पर एक चीज़ याद रखनी है, और वो क्या है, मैं आपको बता, 2 चीज़ें सॉरी, और वो क्या है आपको बता दूं मैं। मास ऑफ अर्थ जो होता है इट इज अबाउट 100 टाइम्स मास ऑफ मून। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है जी। मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स मास ऑफ मून, ये याद रखें आप। और दूसरा आपने क्या याद रखना है, वो है रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। तो मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ ये आपने दोनों लिया और इसको पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ आया होगा। आज के लेक्चर में बहुत सारी नई चीज़ें आपने फिर से पढ़ी, जैसे आपने मास के बारे में पढ़ा, वेट के बारे में पढ़ा, मास और वेट क्या होता है ये मैंने आपको बताया, बीम बैलेंस के बारे में बताया, स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बताया, वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg किस तरह से निकालते हैं आपको मैंने बताया। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो कि आपको हमेशा याद रखने चाहिए, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखने चाहिए। और इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि जब भी आप बोलते हैं वेट ऑफ अ बॉडी ऑन मून, इट इज़ ऑलवेज 1/6 ऑफ वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ। यानी कि अगर किसी इंसान का वज़न जो है, अगर किसी इंसान का वेट, बॉडी का वेट जो है वो 120 kg है, ठीक है, अर्थ के ऊपर, तो वो मून के ऊपर जो है वो 1/6 ऑफ 120 kg होगा। यानी कि वो मून के ऊपर केवल 20 kg का होगा। और ये सोचकर खुश हो सकता है कि वो एक गलत प्लैनेट के ऊपर पैदा हो गया है, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आई होगी। अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।